साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी हमारे 40 से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे यूजीसी, नेट, जेआरएफ हो या हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा सूरदास जी। अगला प्रश्न हमारा है, जायसी कृत पद्मावत है। जायसी ने जिस पद्मावत की रचना की थी ग्रंथ की, वह क्या है ये बताना है। तो वह क्या है? रूपक काव्य है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति मीराबाई जी की है। अगला प्रश्न हमारा है, अमीय हलाहल मद भरे सवेत श्याम रतनार, जेत मरत झुकी झुकी परत है, जे ही चितवन एक बार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं ये बताना है। तो ये पंक्तियाँ हैं रसलीन जी की हैं। अगला है, बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण के रचयिता का नाम बताना है। तो ये रचना हमारी है तुलसीदास जी की। भरतमुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्थायी भाव इसमें भरतमुनि ने नहीं माने हैं रस के भावों के अंतर्गत। भरतमुनि का प्रसिद्ध रस सूत्र है, विभाव अनुभाव या विचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव या विचारी यानी संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उन्होंने स्थायी भाव को भाव नहीं माना है। अगला है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता का नाम बताना है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा भट्टनायक। शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा वक्रोक्ति अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ भाषा परिवार, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका हमारा उत्तर रहेगा कन्नड़। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बनारस क्षेत्र की जो बोली है उसको कहते हैं काशिका। हिंदी पत्रिका के संपादक कौन हैं? हिंदी पत्रिका के संपादक का नाम हमारा है, इसमें आंसर रहेगा बालकृष्ण भट्ट। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध जी की। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो ये रचना है विष्णु प्रभाकर की। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला हमारा प्रश्न है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, यानी कि रेखा चित्र कौन सा है जिसमें पशु पक्षियों का वर्णन मिलता है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा मेरा परिवार। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन मेरा परिवार जो 1972 ईस्वी में प्रकाशन में आया था, पशु पक्षियों के इसमें चित्र उकेरे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति का नाम बताना है। तो वो कृति है रस मीमांसा। अगला हमारा प्रश्न इसमें है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार का नाम बताना है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, इसमें हमारा आंसर है ईलाचंद्र जोशी। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? तो ये हमारा आंसर रहेगा बाण भट्ट की आत्मकथा।
न्यूनिया जो पात्र है वो बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रमुख नारी पात्रों में से एक है। हालांकि यह पात्र कल्पित पात्र है, पर लेखक की सर्वाधिक सहानुभूति इसी पात्र के साथ है। न्यूनिया नारी के आत्मदान की जीवंत मूर्ति है। अगला है नागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। नागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसका आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, निबंध है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है, तो इसके रहेंगे रामवृक्ष बेनुपुरी जी। आगे इसमें हमारा है अगला प्रश्न देखिए, अब लो नसानी अब न नशे हो किसकी उक्ति है। ये उक्ति बतानी है कि ये किसकी है। पंक्ति को फिर से सुन ले। अब लो नसानी अब न नशे हो किसकी पंक्ति है, तो इसका उत्तर रहेगा हमारा तुलसीदास जी की ये पंक्ति है। अगला है राउल वेल किसकी रचना है, तो राउल वेल के रचयिता हैं रोड कवि या रोड़ा कवि। इनमें कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है, तो विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा, तो विनय पत्रिका इसका हमारा उत्तर रहेगा। उद्धव शतक किसकी कृति है। उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। कौन सी रचना है इसमें, ललित ललाम केशवदास की रचना नहीं है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है। यानी राम की शक्ति पूजा जो निराला द्वारा रचित है रचना, इसका आधार ग्रंथ कौन सा है, तो ये है कृतिवास रामायण। इसमें जो निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार कृतिवास ओझा बांग्ला भाषा के एक कवि हैं का रामायण है। निराला ने कृतिवास ओझा के रामायण के लंका कांड में एक प्रसंग लेकर उसे अपने तरीके से विकसित किया है। निराला ने इस कविता के सृजन में अपनी समस्त प्रतिभा और ऊर्जा को झोंक दिया है, जिससे यह निराला की श्रेष्ठ कविता के रूप में तो मान्य ही है, साथ ही इसे खड़ी बोली में लिखी गई समस्त कविताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। आज यह हिंदी की एक कालजयी रचना मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है आत्मजयी किसकी रचना है। आत्मजयी के रचनाकार का नाम बताना है, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा कुंवर नारायण। आत्मजयी जो काव्य है ये कुंवर नारायण की रचना है, जिस पर उन्होंने 1995 ईस्वी का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला है इसमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं रहे हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं रहे हैं, तो वो हैं ज्ञान रंजन जी। अगला है मैं बोरिसेल्ला किसकी रचना है। मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है, तो ये है महुआ माझी की रचना है। अगला हमारा प्रश्न इसमें है निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है। आत्मकथा इनमें से कौन सी नहीं है। माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह रामवृक्ष बेनीपुरी का एक क्या है, रेखा चित्र है। अगला है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है, तो ये निबंध हमारा रहेगा उत्तर इसमें विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है, तो इसमें आंसर रहेगा बादशाह गुलाम बेगम। ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। अगला इसमें प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद, ये किसके द्वारा रचित यात्रावृत्त है, तो ये यात्रावृत्त है अज्ञे जी का। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो इसमें जो है महाप्रस्थान ये महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है।
काव्यम शोभाक्रायन अर्धमानम अलंकारः प्रचक्षते किसकी उक्ति है? ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति है दंडी की। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार हमारा है ज्ञान रूपी आंधी रूपक अलंकार है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित अपने एक लेख में घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का स्थान दिया है और लिखा है। सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक और उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। अगला है ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रजभाषा है शौरसेनी अपभ्रंश से। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा राजस्थानी साहित्य। तो साथियों ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।